हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो अगर हम प्राचीन समय की अपनी बात करें, पुराने समय की अगर बात करें, तो हम देखते हैं कि जितनी भी उस समय में भी अगर ज्ञानात्मक क्रियाओं के बारे में चर्चा होती थी तो उनमें जो चर्चा का विषय रहता था वो था बुद्धि। और कहा भी गया है उसके बारे में कि बुद्धिर्यस्य बलवंतश्च है, अर्थात जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। और बुद्धि के कारण ही यानी कि बुद्धि ही वो क्षमता है, वो योग्यता है जिसके कारण मनुष्य को जितने भी इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब में श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके अर्थ को देखते हैं कि बुद्धि का वास्तव में अर्थ है क्या। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी तथ्य है, उसको समझने की योग्यता हमारी कहाँ से आती है? बुद्धि से ही आती है। या फिर तथ्यों में आपसी संबंध जो हम स्थापित करते हैं वो भी बुद्धि की वजह से ही, जो तर्कपूर्ण ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो भी बुद्धि की वजह से हम। अगर दूसरे शब्दों में इसे समझें तो बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। कहने का मतलब ये है कि जो दिन प्रतिदिन हमारे सामने नई नई परिस्थितियाँ आती हैं, नई नई समस्याएं आती हैं, उनको हम ठीक से बुद्धि की वजह से ही समझ पाते हैं और उनके साथ जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, जो उनके अनुसार व्यवहार हम करते हैं, वो भी बुद्धि की वजह से ही है। तो इसके बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देखते हैं। बुद्धि पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अमूर्त जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं, वो क्या है? हमारे अमूर्त तत्व हैं। क्रूज के अनुसार बुद्धि नई तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है अभी ऊपर, कि जो नई नई परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं, हम उसके साथ जिस प्रकार से समायोजन करते हैं, उसके जो उसके लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्या है? बुद्धि ही है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। कोई भी समस्या हमारे सामने आ रही है तो उसको पहचानना, उसे तथ्यों को सामंजस्य उसके साथ बैठाना, संबंध स्थापित करके देखना और एक तरीके से उनसे कुछ ना कुछ नया सीखना, ये शक्ति हमारी बुद्धि कहलाती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है। इस प्रकार जो रोजमर्रा के काम हैं उसमें हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे बोलचाल है, जो भी हम किसी के सामने अपनी बात रखेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करेंगे कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसके सामने कैसे बोलना चाहिए। सोचने का जो कार्य है वो भी बुद्धि ही करती है। जो हम सीखते हैं दिन प्रतिदिन वो भी बुद्धि की वजह से ही सीखते हैं। तर्क देना, समस्या का समाधान, कहने का मतलब ये है, ये सारे जो हमारे दिन प्रतिदिन के काम हैं वो किसकी वजह से ही है? बुद्धि की वजह से ही है। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। यानी कि जब भी मनुष्य पैदा होता है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य जन्म ले लेता है और उसके बाद कहीं से उसके मस्तिष्क में बुद्धि डाली जाती है। ये वो शक्ति है जो बच्चा लेते ही, जन्म के साथ ही इसको लेकर पैदा होता है। बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है। जो भी हम आज जो अनुभव कर रहे हैं, जो चीज़ हम आज प्रत्यक्षता है, कहीं ना कहीं अपने अनुभव का हिस्सा हम उसको बना रहे हैं, किसी चीज़ से सीख रहे हैं, तो भविष्य में वो हमारी सहायता करती है। इस अनुभव के आधार पर ही हम भविष्य में कोई भी समस्या आती है, कोई भी ऐसी बात आती है, ताकि हम अपने अनुभव के आधार पर उसका सॉल्यूशन निकाल लें। अब जैसे ये इतिहास हम पढ़ते हैं कोई भी, तो इतिहास को पढ़ने का मकसद क्या है कि जो उसमें हमारी मानव जाति ने जो अनुभव किए हैं उनको अगर हम आज के समय में हमारे सामने वैसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार करें, तो यही है अनुभव के आधार पर सीखना। यानी कि पहले पास्ट टाइम में हमने क्या एक्सपीरियंस लिए हैं और आज वही गलती हम दोबारा ना दोहराएं। बुद्धि अधिगम एवं अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। यानी कि जो हम लर्निंग कर रहे हैं,
जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसका प्रयोग हम दूसरी परिस्थितियों में किस प्रकार करेंगे, ये हमारा बुद्धि का ही काम है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि वंशानुक्रम, हेरिडिटी, यानी कि जो जन्मजात गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे बच्चा होता है, कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि इसकी नाक पापा से मिलती है, इसकी आंखें मम्मी से मिलती है। ये वंशानुक्रम गुण ही होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारी तुलना की जाती है। तो बुद्धि भी उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है और साथ ही साथ वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अब फिलहाल का जो सामाजिक वातावरण है, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, जैसा भी वातावरण उसको मिल रहा है उसका भी प्रभाव उसकी बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो भलाई बुराई से, जो कहते हैं ना कि ये अब बड़ी हो गई है, अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, तो वो किस बल पर सोच सकती है? क्योंकि उसके पास अब बुद्धि है, वो परिपक्व हो चुकी है। बुद्धि समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होती है। जो भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो हम अपने बुद्धि बल से ही उसका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी कि जो हमारी अमूर्त, हमारे विचार हैं, हमारी परिकल्पनाएं हैं, ये सारी की सारी बुद्धि से ही संभव हैं। बुद्धि सीखने की क्षमता है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो हम सीखने का कार्य करते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो बुद्धि के बल पर ही करते हैं। अब कुछ प्रकार देखते हैं बुद्धि के। बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हमें समस्याओं का समाधान करने में सहायता देती है और इसी आधार पर जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया है। क्या वर्गीकरण किया है? पहला प्रकार उन्होंने बताया है अमूर्त बुद्धि। बार बार हमने पढ़ा अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते, उसका भौतिक स्वरूप नहीं होता। वह मानसिक क्षमता जो विचारों, प्रतीकों और अमूर्त कल्पनाओं में प्रयुक्त की जाती है। और ये बुद्धि जिसके पास होगी, यानी कि इस बुद्धि में जो निपुण होगा, वो व्यक्ति अच्छा दार्शनिक, अच्छा साहित्यकार, कवि, चित्रकार या वकील हो सकता है, क्योंकि इनमें सोचने समझने की, कल्पना करने की शक्ति विद्यमान होती है। एक जो चित्रकार है, एक कवि है, वो अपनी कल्पना के बलबूते पर ही इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं वो रच देता है। आगे दूसरी है मूर्त बुद्धि। यानी कि मूर्त, अमूर्त और मूर्त दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो अमूर्त हमने देखा था जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं होता। तो मूर्त क्या होगी? जिसे हम देख सकते हैं, जिसका भौतिक स्वरूप होता है। ऐसी मानसिक क्षमता जिसका प्रयोग स्थूल अथवा दृष्टिगत वस्तुओं में किया जाता है, अर्थात वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को समझने एवं उनके संगठन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी दृश्यमान वस्तुएं हमारे सामने, उनसे हम उनका पारस्परिक संबंध समझे, किस वस्तु का किससे कैसा संबंध है, कैसे उनका संगठन किया जाना है, उससे क्या निर्माण किया जा सकता है, कैसे निर्माण किया जा सकता है, ये सारी की सारी विचार मूर्त बुद्धि की ही हैं। इसे यांत्रिक या गामक बुद्धि भी कहते हैं। ऐसी बुद्धि वाले हस्तकलाओं में माहिर होते हैं। वे सफल इंजीनियर या कुशल कारीगर बन सकते हैं, क्योंकि जो वस्तुएं हैं, दृश्यमान वस्तुएं हैं, उनका जो संबंध है उसको समझने की शक्ति मूर्त बुद्धि जिसके पास है उनके पास होगी। तो एक सफल इंजीनियर बनने के लिए, कुशल कारीगर बनने के लिए मूर्त बुद्धि का होना आवश्यक है। अगला है सामाजिक बुद्धि। नाम से स्पष्ट है, यानी कि समाज के परिप्रेक्ष्य में, तो समाज के साथ समायोजन में यह बुद्धि सहायक है। समाज में किस तरीके से रहना है, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना है, कैसे विचार विनिमय करना है, ये सारे के सारे मतलब जो सामाजिक तत्व हैं। इस बुद्धि का आधार व्यक्ति का व्यवहार कौशल है। यानी कि एक दूसरे के प्रति उनका जो व्यवहार करने का तरीका है, किस कुशलता से वे एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, समायोजन कर पाते हैं। इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता,
प्रबंधक, प्रशासनिक अधिकारी तथा परामर्शदाता बन सकता है। यानी कि जो नेता होता है उसे भी समाज के ही सम्मुख आना पड़ता है, सामाजिक कार्यकर्ता को भी समाज के लिए कार्य करने पड़ते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो परामर्शदाता हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल अपने तक सीमित रहना, समाज के हित में ही उन्हें कार्य करने होते हैं। इसलिए उनके पास समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, ये बुद्धि होनी आवश्यक है। आगे संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल बुद्धि। इस बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय गोलमैन को जाता है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार उचित मात्रा में संवेगों का प्रदर्शन, यानी कि जैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो इमोशंस हमारे निकल कर आते हैं, और उचित मात्रा में, ऐसा नहीं कि ओवर एक्टिंग लगे, उसके लिए हमें कैसी बुद्धि चाहिए? संवेगात्मक बुद्धि चाहिए। इस बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा नेता, अभिनेता, कलाकार तथा प्रशासक हो सकता है, क्योंकि इन्हें ये ध्यान रखना होता है कि किस समय किस वक्त पर कैसे इमोशंस बाहर लाने हैं, दिखाने हैं और कितनी मात्रा में। अंतिम है आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्म का ज्ञान या दर्शन अत्यंत गहरा एवं सूक्ष्म है और इसे समझने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक जो भौतिक वस्तुओं से परे है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो आत्मा परमात्मा के ज्ञान के बारे में चिंतन है, दर्शन शास्त्र जो है उस तरह से रिलेटेड। तो इस बुद्धि में निपुण व्यक्ति अच्छा दार्शनिक हो सकता है, धर्म उपदेशक हो सकता है तथा अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। इस प्रकार ये हमने जो बुद्धि है उसके अर्थ को समझा, उसकी परिभाषाओं को देखा, उसके प्रकार को देखा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो हमारी 3 थ्योरी हैं बुद्धि से ही रिलेटेड, उनमें से उन एक थ्योरी को लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे।